हाँ, हेलो दोस्तों, आप सभी का केमिस्ट्री क्लास में स्वागत है। और हम पढ़ रहे हैं 12th क्लास की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है रासायनिक बलगतिकी, केमिकल काइनेटिक्स। और दोस्तों, लास्ट क्लास में मैं आपको अभिक्रिया की कोटि के बारे में बता रहा था। मैंने आपको ये बताया था, एक बार फिर सुन लीजिए आप। जैसे आपके सामने कोई अभिक्रिया का दर नियम दे रखा है, सही है। दर नियम इस तरह के लिखा होगा, आपको पता ही है। जैसे मान लो कोई भी अभिक्रिया का दर नियम दे रखा है, ये मान लो कोई अभिक्रिया का दर नियम है, और आपको पता होगा दर नियम कैसे लिखा जाता है, प्रयोग से। प्रयोग करके किसी अभिक्रिया का क्या लिखा जाता है, दर नियम। और ये कोई दर नियम है किसी अभिक्रिया का, तो फिर हम उस अभिक्रिया की कोटि कैसे बताएंगे। तो किसी अभिक्रिया के दर नियम में जो क्रिया कारक हैं, उनकी सांद्रताओं की जो ये घात हैं, इनका आप योग कर दो तो आपको आ जाएगी अभिक्रिया की कोटि। तो कोटि यहाँ पर कितनी आएगी, 3 आएगी। आपको दर नियम दिया होना चाहिए, तो किसी अभिक्रिया, किसी रासायनिक अभिक्रिया के दर नियम में क्रिया कारकों की सांद्रताओं की घातों का योग क्या कहलाती है, कोटि कहलाती है। क्लियर कर लेना। तो कोटि क्या चीज़ होती है, इसको क्लियर कर लो। और जो ये दर नियम है, मैं फिर कह रहा हूँ, ये किससे लिखा जाता है, प्रयोग से। प्रयोग करके ये दर नियम लिखा जाता है। जैसे मैंने लास्ट क्लास में आपको समझाने की कोशिश की थी, प्रयोग करते हैं और प्रयोग करके क्या लिखा जाता है, दर नियम। अब बात को आगे ध्यान से समझना। देखो, अभिक्रियाएं 2 प्रकार की होती हैं, एक तो सरल और एक जटिल। ठीक है, अभिक्रियाएं 2 प्रकार की होती हैं, एक तो सरल और एक जटिल। जटिल अभिक्रियाएं क्या होती हैं और सरल क्या होती हैं। सरल अभिक्रिया ऐसी होती हैं जो एक ही पद में संपन्न हो। जैसे मान लो कोई अभिक्रिया है, A + B से बन रहा है C, और ये अभिक्रिया एक ही पद में संपन्न हुई है, तो अभिक्रिया कैसी होगी, सरल। और कोई अभिक्रिया मान लो 2 या 2 से अधिक पदों में संपन्न हो रही है, तो उस अभिक्रिया को कहेंगे हम जटिल अभिक्रिया। मतलब अभिक्रियाओं को हम 2 भागों में बांट रहे हैं, सरल और जटिल। जो अभिक्रिया एक ही पद में संपन्न हुई, वो तो हो जाएगी कौन सी अभिक्रिया, सरल। और जो अभिक्रिया 1 से अधिक पदों में संपन्न हो रही है, वो अभिक्रिया क्या कहलाएगी, जटिल। देखो, आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ, ठीक है। जैसे मैं एक आपके सामने एक एग्जाम्पल लिखता हूँ और इसको ढंग से समझ लेना। जैसे मैंने लिखा, ध्यान इधर होना चाहिए पूरा, कोई भी हिलता नहीं दिखे। जैसे मैंने आपके सामने कोई अभिक्रिया लिखी, मान लो एक कठिन अभिक्रिया लिखता हूँ, 2N2O5 से बन रहा है 4NO2 + O2। पहले तो देखो ये अभिक्रिया संतुलित है या नहीं है। इधर कार्बन कितने, नाइट्रोजन कितने हैं, 4, और इधर भी नाइट्रोजन कितने हैं, 4। ऑक्सीजन इधर 5 दूनी 10 हैं, क्या 5 दूनी 10 हैं, और इधर भी ऑक्सीजन देख सकते हो, 4 दूनी 8 और 2 10। तो ये आपके सामने एक अभिक्रिया लिखी हुई है, और संतुलित भी है, संतुलित अभिक्रिया है। अच्छा, अब ये अभिक्रिया जो है, ये अभिक्रिया देखो कैसे संपन्न होती है, सामने देखो, ठीक है। तो इस अभिक्रिया की मैं क्रिया विधि लिख रहा हूँ नीचे। क्रिया विधि में आपको पता ही है, अभिक्रिया का स्टेप बाय स्टेप वर्णन किया जाता है। कोई भी अभिक्रिया का स्टेप बाय स्टेप वर्णन करें तो वो वर्णन क्या कहलाता है, अभिक्रिया की क्रिया विधि। तो ये आपके सामने एक अभिक्रिया लिख रही है, इसकी क्रिया विधि लिख रहा हूँ मैं, सही है। देखो ये अभिक्रिया कैसे हुई। फर्स्ट स्टेप, सबसे पहला स्टेप, सही है। एक N2O5 का जो अणु है, ढंग से देखना, एक N2O5 का जो अणु था वो टूटा N2O3 + O2 में। दिख रहा है, N2O5 के 2 अणुओं में से एक अणु N2O5 का टूट गया N2O3 + O2 में। अच्छा, अब ये N2O3 दिख रहा है आपको, दूसरा ये बना है जो, और एक आपके पास रह रहा होगा कौन, N2O5। बड़े ध्यान से देखना, N2O5 के 2 अणु थे, क्लियर। अब ये N2O3 का जो ये अणु बना है ये, और आपके पास एक अणु किसका बच रहा होगा, N2O5 का। ये निर्माण करते हैं
4 किसका, NO2 का। सही है, किसका निर्माण करते हैं, 4 NO2 का। ये N2O5 और ये कौन सा है, N2O3। बड़े ध्यान से देखना, समझने की कोशिश करना कि क्या हो रहा है रिएक्शन में। सही है, N2O5 का एक अणु पहले N2O3 में और किस में टूट गया है, O2 में। फिर ये N2O3 जो बना है ये दूसरा N2O5 का जो अणु है उससे क्रिया करके 4 NO2 का निर्माण कर रहा है। इस तरह से इस अभिक्रिया में 4 NO2 और एक क्या बन रहा है, O2। सोच के देख ले, देख N2O5 से एक O2 बन चुका है। अब ये N2O3 जो बना है इससे वो दूसरे N2O5 से क्रिया करके 4 NO2 बना रहा है, तो उत्पाद बन रहे हैं 4 NO2 और O2। बड़े दिमाग लगा लेना। अब इस अभिक्रिया को ढंग से देखो, इसको मैं सरल अभिक्रिया नहीं कह सकता क्योंकि अभिक्रिया एक से अधिक पदों में संपन्न हो रही है। कितने पदों में संपन्न हो रही है, ये 2 पदों में। तो सरल अभिक्रिया तो मैं इसको कह ही नहीं सकता। इसको मैं कैसी अभिक्रिया कहूँगा भाई, जटिल। जटिल अभिक्रिया का मतलब आप समझ जाओ, ऐसी अभिक्रिया जो एक से अधिक पदों में संपन्न होती है, उस अभिक्रिया को अपन क्या कहेंगे, जटिल अभिक्रिया। तो ये एक जटिल अभिक्रिया है क्योंकि आपके सामने दिख रहा है कि ये 2 पदों में संपन्न हो रही है। जटिल अभिक्रिया में जो सबसे धीमा पद होगा, देखो इस अभिक्रिया में ये पद जो होता है ये तो होता है धीमा पद, स्लो स्टेप, मतलब ये धीमी गति से होता है, इसका वेग कम होता है, ऐसे कह सकता हूं मैं। धीमा पद का मतलब जिसका वेग क्या हो, कम। और ये जो होता है ये होता है फास्ट स्टेप, ये तीव्र गति से होता है। तो इस अभिक्रिया में जो ये स्लो स्टेप है ना, जटिल अभिक्रिया एक से अधिक पदों में होगी। अब उस जटिल अभिक्रिया के जो ये पद हैं, इनमें जो सबसे धीमा पद होगा, वो सबसे धीमा पद ही उस अभिक्रिया का वेग निर्धारक पद होगा। शब्दों को पकड़ना एक एक को। वेग निर्धारक पद का मतलब है इस अभिक्रिया का वेग इस पर डिपेंड करेगा, धीमे पद पर। क्योंकि देखो समय तो यही पद खाएगा, ये तो पलक झपकते ही संपन्न हो जाएगा ये पद, तो समय तो इसमें लगेगा क्योंकि ये पद कैसा है, धीमा है। मतलब सिंपल कहूँ तो ये अभिक्रिया धीमी गति से होती है तो समय इसी में ही तो लगेगा। तो वेग का निर्धारण इसी पद से करेंगे अपन, वेग का अध्ययन इस पद पर करेंगे, धीमे पद पर। बात को बड़े ध्यान से समझना। जटिल अभिक्रिया एक से अधिक पदों में होती है, या यूँ कह सकता है दूसरी भाषा में, कोई जटिल अभिक्रिया होती है वो सरल अभिक्रियाओं से मिलकर के बनी होती है। मैंने अभिक्रिया 2 तरह की बताई, सरल और जटिल। तो जटिल अभिक्रिया है वो 2 या 2 से अधिक सरल अभिक्रियाओं को मिलकर के बनती है। अब आपसे कहूँ मैं, क्या जटिल अभिक्रिया का अस्तित्व है क्या? नहीं। 2 या 2 से अधिक सरल अभिक्रियाओं को जोड़ दें तो जटिल अभिक्रिया बन जाती है। जैसे ये 2 आपको सरल अभिक्रिया दिख रही हैं, अगर मैं इनको जोड़ दूं तो जोड़ के देख लो, 2 N2O5 आ जाएगा, NO2 ये कट जाएगा और ये अभिक्रिया मिल जाएगी आपको। तो सरल अभिक्रियाएं मिलकर के कौन सी अभिक्रिया बना रही हैं? एक तरह से जटिल अभिक्रिया, या अपन ऐसे कह सकते हैं जटिल अभिक्रिया है वो सरल अभिक्रियाओं से मिलकर के बनी होती है। अब आप क्या करना है, अब जैसे इस अभिक्रिया की मैंने आपसे पूछा कि कोटि कितनी है, तो आप कोटि निकालने के लिए पहले आपको क्या चाहिए? दर नियम। अब यहाँ पर दर नियम जो लिखा जाएगा वो इस अभिक्रिया का लिखा जाएगा। मतलब आप जब प्रयोग करोगे तो इस अभिक्रिया पर प्रयोग करोगे, क्योंकि जटिल अभिक्रिया के अंदर आपको पता है कई सारी छोटी छोटी सरल अभिक्रियाएं होती हैं, तो उसमें जो सबसे धीमी अभिक्रिया होती है उसी से इसकी कोटि निर्धारित करेंगे, जटिल अभिक्रिया की। तो कोटि निर्धारित करेंगे जो सबसे धीमी अभिक्रिया है उससे। इसमें ये सबसे धीमी अभिक्रिया है तो प्रयोग आप इसी पर करोगे। क्लियर? और प्रयोग करके इसका क्या तैयार करोगे? दर नियम। मान लो वो दर नियम ये आ रहा है, R बराबर, इसके लिए बोल रहा हूं मैं कि क्रियाकारक कौन है यहाँ पर? N2O5, और घात मान लो बाकी कितनी आ रही है? 1। इस अभिक्रिया का लिखा है। तो अब मैं यूँ कहूँ, ये जो जटिल अभिक्रिया है ये 2 पदों में हो रही है, इसमें जो सबसे धीमा पद है इसका दर नियम मैंने प्रयोग से निकाला और वो ये आया। तो बता अब इस जटिल अभिक्रिया की कोटि कितनी मानी जाएगी? 1।
अब यहाँ से कई लड़का निष्कर्ष निकालने की कोशिश करता है, इससे नहीं। कोई जटिल अभिक्रिया की आपको कोटि बतानी है तो उसका पहले तो आपको क्या देखनी होगी कि वो कितने पदों में संपन्न होती है। फिर उनमें आपको कौन सा पद देखना होगा जो सबसे धीमी गति से होता है, वो पद देखना होगा। फिर उस धीमी गति का जो पद है उस पर आपको प्रयोग करने होंगे, और प्रयोग करके उस धीमी वाली जो धीमा पद है उसका आपको क्या ज्ञात करना होगा, दर नियम। और बाद दर नियम में जो कोटि आएगी वो उस जटिल अभिक्रिया की कोटि होगी। सही है। जैसे मैंने आप प्रैक्टिकली सोचो, मैंने आपको एक जटिल अभिक्रिया दे दी, सही है। अब आप करो तो प्रयोग का आप कौन सी अभिक्रिया, जटिल अभिक्रिया एक से अधिक पदों में संपन्न होगी, जो उसमें सबसे धीमा पद है उस पर प्रयोग करके उसका दर नियम तैयार करोगे आप, और उसका जो दर नियम आएगा धीमे पद का, वो ही उस जटिल अभिक्रिया का क्या कहलाएगा, जटिल अभिक्रिया की कोटि कहलाएगा। तो ये बात आप याद रखना। वैसे ही आपके यूज में नहीं आएगी कहीं भी। क्यों नहीं आएगी? लड़के के दिमाग में एक क्वेश्चन आ सकता है कि साहब हमको पेपर में कोई मान लो उसने जटिल अभिक्रिया दे दी, एग्जाम में आ जाए मान लो यही अभिक्रिया आ जाए, अब हमको क्या पता ये कितने पदों में हो रही है। क्वेश्चन ये आता है पेपर में, मान लो हमको ये अभिक्रिया दे दे वो, और कहे कि इस अभिक्रिया की कोटि बता, वो कभी ऐसा नहीं करेगा। मान लो आपको पेपर में ये क्वेश्चन दे दिया उसने कि ये अभिक्रिया लिख दी, इसकी कोटि बता, तो इसमें कई समस्या हैं। समस्या पहली, आपको इसकी क्या नहीं पता, क्रियाविधि आपका, और क्रियाविधि भी चल मान लो कोई लड़के को पता हो तो वो क्या पेपर में उसका दर नियम खुद लिख सकता है क्या पेन से? दर नियम उसको देना होगा। दर नियम आप मन से थोड़ी लिख सकते हो, प्रयोग से आता है ये। अगर आपको इसका क्वेश्चन दिया, ऐसा मान लो उसने क्वेश्चन दिया ये कि इस अभिक्रिया की कोटि बता, तो आपको उस अभिक्रिया की फिर क्या भी देगा वो, क्रियाविधि, और फिर उनके दोनों के हो सकता है उनके क्या लिख करके भी देगा आपको, दर नियम। जैसे इसका भी दर नियम दे देता और मान लो इसका भी क्या दे देता, दर नियम। मान लो इसका दर नियम नीचे वाली अभिक्रिया का ये आ रहा होता, R बराबर के, दोनों के दर नियम दे देता आपको N2O5 की घात 1 और N2O3 की घात 1। अब क्वेश्चन इस तरह का बनाता, ये आपको जटिल अभिक्रिया दे देता और इनकी यह क्रियाविधि दे देता और दोनों के क्या लिख देता, दर नियम। अब पूछता आपसे बता इस अभिक्रिया की जटिल अभिक्रिया की कोटि कितनी है, तो जो धीमा पद हो उसमें धीमे पद का जो दर नियम हो उसमें आपको क्रिया कारकों की घात जोड़नी है। क्लियर है क्या? तो क्वेश्चन जब भी आपके लिए बनाएगा वो इस तरह का, कोई जटिल अभिक्रिया अगर वो देता है तो साथ में आपको क्या भी देगा, क्रियाविधि। और क्रियाविधि देगा तो उसमें जितने भी पद होंगे उन पदों के लिए सबके लिए आपको क्या लिख करके देगा, दर नियम। और फिर आपसे पूछ सकता है जटिल अभिक्रिया की कोटि क्या है। तो आप क्या करोगे, जो उसमें सबसे धीमा पद होगा उस सबसे धीमे पद की, उस धीमे पद की जो कोटि आ रही है वही उस जटिल अभिक्रिया की क्या होगी, कोटि। अच्छा, यहाँ में जो ये सेकंड स्टेप है फास्ट, इसकी कोटि कितनी आ रही है, इसकी कोटि कितनी आ रही है, 2। तो लड़का इसमें दूज के कंफ्यूज होता है कि कोटि में 1 लिखूं या 2 लिखूं। तो आपको ध्यान रखना है जो धीमा पद होता है ना उसकी कोटि ही उस जटिल अभिक्रिया की क्या होगी, कोटि होगी। क्लियर कर रहा है मेरी बात को? तो क्या याद रखना है आपको, अगर आपको कोई जटिल अभिक्रिया दे तो उसमें जो सबसे धीमा पद होता है उस सबसे धीमे पद की कोटि ही उस जटिल अभिक्रिया की क्या कहलाती है, कोटि। इस बात को नीचे अभिक्रिया की कोटि वाले टॉपिक में ही लिख लो स्टार लगा करके। लगाओ, जटिल अभिक्रिया 2 या 2 से अधिक पदों में संपन्न होती है। जटिल अभिक्रिया 2 या 2 से अधिक पदों में संपन्न होती है। जटिल अभिक्रिया 2 या 2 से अधिक पदों में संपन्न होती है। क्लियर? 2 या 2 से अधिक पदों में संपन्न होती है। अच्छा, अब आगे लिखो, जटिल अभिक्रिया जटिल अभिक्रिया के सबसे धीमे पद, जटिल अभिक्रिया के सबसे धीमे पद
की कोटि सबसे धीमे पद की कोटि उस जटिल अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। सबसे धीमे पद की कोटि कोटि कहलाती है। सबसे धीमे पद की कोटि जटिल अभिक्रिया की क्या कहलाती है? कोटि। अच्छा, अब यहाँ तो देख ले, मैंने एग्जाम्पल ही मार दी हुई। जटिल अभिक्रिया दिख रही है, कितने पदों में लिखी है मैंने? 2 पद में। क्रिया विधि याद मत करना, क्योंकि कोई भी जटिल अभिक्रिया पेपर में दे सकता है, कोई फिक्स थोड़ी है। जो सबसे धीमा पद हो उसकी जो कोटि आएगी, तो धीमे पद की आपके लिए क्या भी लिख रखी होगी उसने? दर नियम। तो वहाँ में जो कोटि आएगी सबसे धीमे पद की, वही उस जटिल अभिक्रिया की क्या होगी? कोटि। या नोट कर नीचे एग्जाम्पल डाल करके। बोला नहीं बस? लिख लिया? चलो आपको ऐसा ही एक एग्जाम्पल और दे देता हूँ। आपकी बुक में लिख रहे हैं ये, है ना? जो बुक में लिख रहे हैं कम से कम वो तो बता ही देता हूँ। एक तो ये बुक में लिखा हुआ है आपके, ठीक है। एक और देखता हूँ, देखो इधर सामने, ध्यान इधर देना। एक एग्जाम्पल और, पूरा फोकस। 2H2O2, वो आवाज़ आ रही है एकाध से कि ध्यान रख लेना, मैं लास्ट बार कह रहा हूँ। 2H2O2, इससे बनता है 2H2O प्लस O2। बैलेंस है, रिएक्शन है, तो देख ले एक बार। इधर हाइड्रोजन 4 हैं, इधर भी हाइड्रोजन 4 हैं, इधर ऑक्सीजन 2 दूनी 4 और इधर भी 2 और 2 4। ये अभिक्रिया लिख रही है। मतलब H2O2 जो होता है इसको बोलते हैं डाईहाइड्रोजन परऑक्साइड, और वो विघटित हो रहा है, वो टूट रहा है किसमें? H2O जल और ऑक्सीजन गैस में। डाईहाइड्रोजन परऑक्साइड टूट करके जल और ऑक्सीजन बना रहा है। ये अभिक्रिया जो होती है ऐसे विलयन में होती है जिसमें I- आयन उपस्थित हैं। बुक के अकॉर्डिंग चल रहा हूँ। I- आयन उपस्थित है, समझ गया? जैसे एक विलयन है जिसमें पोटेशियम आयोडाइड का विलयन है, पोटेशियम आयोडाइड एक लवण है, तो उसमें I- प्रेजेंट होंगे। तो यहाँ पर मैंने तीर के ऊपर I- लिखा है, इसका मतलब I- आयनों वाले विलयन में ये अभिक्रिया चल रही है जिसमें I- आयन उपस्थित हैं, आयोडाइड आयन उपस्थित हैं। साथ में ये अभिक्रिया क्षारीय माध्यम में हो रही है। क्षारीय माध्यम का मतलब है इस विलयन में कोई क्षार भी प्रेजेंट है, जैसे NaOH, KOH वगैरह। तो अपन को क्या किया, इस रिएक्शन के लिए क्या प्रिपरेशन की अपन ने? एक पात्र लिया, उसमें कोई क्षार डाला और उसमें आयोडाइड आयन वाला विलयन बनाया, जैसे पोटेशियम आयोडाइड डाल दिया। फिर उसमें H2O2 डाला अपन ने, तो वो किस में विघटित हो जाता है? H2O में और O2 में। मतलब समझ जाओ। अब ढंग से सुनो, ये भी एक जटिल अभिक्रिया है और ये अभिक्रिया भी कितने पदों में संपन्न होती है? 2 पदों में। देखो इसकी क्रिया विधि, बुक का एग्जाम्पल है आपका। ये अभिक्रिया 2 पदों में संपन्न होती है। फर्स्ट स्टेप, पहला पद। पहले पद में क्या होता है? ढंग से देखो,
जो H2O है, 2 H2O2 है क्या, एक H2O2 ले लेता हूँ, सही है, उससे क्रिया करता है विलयन में उपस्थित I माइनस। विलयन में आपको पता है आयोडाइड आयन प्रेजेंट है ना, अरे विलयन में ये आयोडाइड आयन प्रेजेंट है। H2O2 किससे क्रिया कर रहा है, I माइनस से, तो ये क्या बनाता है ढंग से देखो, एक तो बन जाएगा H2O, H2O2 से H2O, तो क्या बचा एक O, और O से क्या जुड़ जाएगा I माइनस, और ये बन जाएगा OI माइनस। सेकंड स्टेप में क्या होगा, ध्यान दर्द है, सेकंड स्टेप में दूसरा H2O2 आएगा, 2 H2O2 हैं तो दूसरा H2O2 आएगा, उस दूसरे H2O2 के साथ ये O माइनस जुड़ेगा और उससे फिर क्या बनेगा H2O, H2O। अब एक O यहाँ पे फिर निकल गई और एक O यहाँ पे है, ये क्या बन जाएगा बता, O2, और बाकी CS क्या रह जाएगा I माइनस। सोच ले, H2O2 से I माइनस जुड़ा तो H2O2 से क्या बन गया H2O, एक O बच रहा होगा, OI माइनस के साथ जुड़ करके ऐसा एक आयन बन गया OI माइनस। फिर ये OI माइनस दूसरे H2O2 से क्रिया कर रहा है, यहाँ पे माइनस लगाना भूल गया हूँ, ये दूसरे से क्रिया कर रहा है। अच्छा, इसमें से फिर H2O बनेगा, एक O और निकली, फिर वे इस O के संग O2 बना लेगी और I माइनस बच जाएगा। दोनों अभिक्रियाओं को जोड़ के देख, यही अभिक्रिया आ जाएगी ना। जब दोनों अभिक्रियाओं को जोड़ेंगे तो I माइनस से I माइनस कट जाएगा, OI माइनस से O माइनस कट जाएगा, तो 2 H2O2 से बनेंगे 2 H2O प्लस O2, यही अभिक्रिया आ जाएगी। इसका मतलब ये अभिक्रिया जो है इन दो पदों में संपन्न हुई है। अब इसमें जो पहला पद है वो धीमा पद है, सही है, पहला पद मान लेते हैं, कौन सा पद है, धीमा पद। हमें नहीं पता, ये सब चीजें पता कब चलती हैं, जब आप क्या करते हो प्रयोग, कि इस अभिक्रिया को होने में समय अधिक लग रहा है और इस अभिक्रिया को होने में समय क्या लग रहा है, कम, और इसको अधिक। प्रयोग करते हैं तब पता लगता है। पर अब तो बुक के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, ये अभिक्रिया बुक के अकॉर्डिंग कैसी स्पीड में हो रही है, स्लो, मतलब इसका वेग कम है, और ये अभिक्रिया कैसी है, फास्ट। अब बताऊं, इसके लिए बुक में दर नियम लिख रहा है जो प्रयोग से निकाला गया है। इसका दर नियम है R बराबर K H2O2 की घात 1 मान लेते हैं, अपना मानने में क्या दिक्कत है, और I माइनस जो है, सही है, इसकी घात मान लेते हैं अपन, चलो 1 क्या मान रहा हूँ मैं, तो अपनी मर्जी से मान रहा हूँ, इसकी घात मान लेते हैं चलो 0। आपको मैं फिर कह रहा हूँ, आपको रटने की जरूरत नहीं है, आपको लिए क्या देगा वो दर नियम। अब मान लो इसने ये दर नियम दिया है, अब इसके अकॉर्डिंग तो बताओ, इस दर नियम के अकॉर्डिंग तो इसकी कोटि कितनी आनी चाहिए, 1। ये स्लो स्टेप है, स्लो स्टेप जो होगा उसकी जो कोटि आएगी वही जटिल अभिक्रिया की क्या होगी, कोटि, और यहाँ पर स्लो स्टेप की कोटि कितनी आ रही है, 1, तो इसकी कोटि भी कितनी आएगी, 1। तो आप नीचे लिख सकते हो जटिल अभिक्रिया की कोटि कितनी होगी, 1। मेरा समझने का, समझाने का मतलब समझो आप, तो जटिल अभिक्रिया की कोटि कितनी है, 1। मैं वही बात बार बार समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जटिल अभिक्रिया एक से अधिक पदों में संपन्न होती है, जो सबसे धीमा पद होता है ना, उसकी कोटि ही उस जटिल अभिक्रिया की क्या होगी, कोटि होगी, सही है। तो आपको क्रियाविधि भी देगा और ये वेग दर नियम भी उसको देना होगा, आपको क्या पता क्या दर नियम आएगा। क्लियर है मेरी बात। तो इस एग्जाम्पल को भी लिख लो, चलो। हाँ भाई, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक, थोड़ी स्पीड रखें। आणविकता या
अनुसंख्यता, आणविकता या अनुसंख्यता। नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ें। आणविकता या अनुसंख्यता। देखो इधर, या फटाफट लिखो फिर आगे बढ़ते हैं। नीचे वाली रिएक्शन कंप्लीट कर लो, फिर हेडिंग डाल लो आणविकता या अनुसंख्यता। और ध्यान इधर लगाओ, अब फटाफट जल्दी करो, स्पीड बढ़ाओ। हाँ भाई, एक बात और सुन लेना, जो आपको पढ़ाया जा रहा है कभी भी आपसे पूछा जा सकता है। चैप्टर नंबर 4 आप पढ़ रहे हो, कभी भी पीछे वर्ड सुन रहे हैं ना, पूछा जा सकता है। और वीडियो पोज करके आपकी, समझ गए ना, तो विशेष तौर पर हाँ बात करते हैं आणविकता या अनुसंख्यता, ये क्या होती है। समझ हर चीज़ है। आणविकता या अनुसंख्यता क्या होती है। कोई भी संतुलित अभिक्रिया हो, सुन लेना शब्दों को, कोई भी संतुलित अभिक्रिया हो, सरल हो जटिल हो कैसी भी हो, कोई भी संतुलित अभिक्रिया जो हो उसमें उपस्थित, संतुलित अभिक्रिया में उपस्थित क्रियाकारक अणुओं की संख्या ही आणविकता या अनुसंख्यता कहलाती है। बात को फिर कह रहा हूं मैं, कोई भी संतुलित अभिक्रिया आपके सामने लिखी, उसने ध्यान इधर देना। जैसे मान लो मैंने आपके संतुलित अभिक्रिया लिख दी, 2A + B से बन रहा है 3C। कोई भी संतुलित अभिक्रिया, कोई का मतलब समझ गया, सरल जटिल कैसी भी हो भले ही, कोई भी संतुलित अभिक्रिया आपके सामने लिख रही है, उसमें उस संतुलित अभिक्रिया में, क्लियर। अच्छा, जो क्रियाकारक अणुओं की संख्या है, पता इसमें कुल क्रियाकारक अणु कितने हैं, 3। 2 तो A हैं और एक कौन है, B। यही इस अभिक्रिया की क्या कहलाएगी, आणविकता या अनुसंख्यता। तो इसके आणविकता या अनुसंख्यता का मान कितना आ जाएगा, 3। ये तो ज़्यादा सिंपल चीज़ है। आणविकता तो इतनी है। अब मैं आपसे पूछूं इस अभिक्रिया की कोटि कितनी है, बता मत देना कोटि। कोटि के लिए क्या चाहिए, दर नियम। जैसे मान लो अगर इस अभिक्रिया का उसने दर नियम दे रखा होता हमको, R बराबर के A की सांद्रता की घात 2, B की सांद्रता की घात 1 दर नियम दे रखा होता, तो अब मैं इस अभिक्रिया की क्या भी बता सकता हूँ, कोटि कितनी आएगी, 3। दर नियम में क्रियाकारकों की घातों का योग। अच्छा, दर नियम दे दे जबकि बात अलग है। अधिकांश अभिक्रियाओं के लिए आणविकता और कोटि के मान एक जैसे आते हैं अधिकांश के लिए, पर कोई ज़रूरी नहीं है, क्या भी आ सकते हैं अलग अलग भी। सावधान रहें। इसलिए कोटि हमेशा, कल वाला लड़का क्या मिस्टेक कर जाता है, यह अभिक्रिया की आणविकता 3 है तो वो कोटि भी कितनी मान लेता है, 3। कोटि बिना दर नियम के मत लिखना। हालांकि वो बात सही है कि अधिकांश अभिक्रियाओं की आणविकता और कोटि के मान क्या होते हैं, समान। जैसे पेपर में मान लो ये क्वेश्चन आ जाए और कहे कि इसकी आणविकता कितनी है और कोटि कितनी है, तो आप क्या कहोगे, आणविकता तो आप बता दोगे संतुलित अभिक्रिया है, संतुलित अभिक्रिया में उपस्थित क्रियाकारक अणुओं की संख्या, वो तो हो जाएगी आपके पास कौन, आणविकता। सही है क्या। कोटि भी लड़का नू सोचे कि यार गुरुजी ने नू कही अधिकांश अभिक्रियाओं की आणविकता और कोटि समान होती है, तो इसकी कोटि भी कितनी लिख देता है, 3। नहीं लिखना है जब तक आपको क्या नहीं दे, दर नियम। लिख देना कोटि हम ज्ञात नहीं कर सकते क्योंकि हमें इस अभिक्रिया का दर नियम ज्ञात नहीं है। सही है। हाँ, वो बात सही है, अधिकांश अभिक्रियाओं की आणविकता और कोटि के मान एक समान चलते हैं। तो आणविकता तो बहुत सरल टॉपिक है। किसी भी संतुलित अभिक्रिया जो है, संतुलित अभिक्रिया में उपस्थित क्रियाकारक अणुओं की संख्या। क्लियर। तो फटाफट लिख लो, हेडिंग डाल लो, आणविकता या अनुसंख्यता, और लिखो इसमें आणविकता या अनुसंख्यता, और फटाफट लिखें, लिखो किसी संतुलित अभिक्रिया, एक मिनट रुक जाओ, संतुलित अभिक्रिया को हम रस समीकरण भी कह सकते हैं। तो ऐसे लिखो, किसी संतुलित अभिक्रिया अर्थात रस समीकरण, किसी संतुलित अभिक्रिया अर्थात रस समीकरण में उपस्थित
रस समीकरण में उपस्थित क्रियाकारक अणुओं की संख्या, क्रियाकारक अणुओं की संख्या, ठीक है, क्रियाकारक अणुओं की संख्या आणविकता या कोटि कहलाती है। आणविकता या कोटि कहलाती है। सही है, क्या कहलाती है? आणविकता, आणविकता या अनुसंख्यता कहलाती है। कोटि मतलब कि ना आणविकता या अनुसंख्यता कहलाती है। अब बात को आगे सुनो, आगे समझो। एक फेमस क्वेश्चन है यहाँ पर जो कई बार पेपरों में आ चुका है, अभिक्रिया की कोटि व अनुसंख्यता में अंतर। अभिक्रिया की कोटि व आणविकता में अंतर, ये पेपर में कई बार आ चुका है। तो आपसे पूछ लेता है अभिक्रिया की कोटि और आणविकता में क्या अंतर है। सही है क्या? तो कोटि और आणविकता में क्या अंतर है अपन समझ सकते हैं। देखो इधर, इसको समझने के लिए, ठीक है। अच्छा, तुम भले ही चाहो तो पहले आणविकता में इस एग्जाम्पल को ऐसे लिख लो, फिर आगे बताता हूँ मैं। लिख लेना ऐसे, अभिक्रिया लिख रही है, आणविकता का मान कितना आ जाएगा इसमें? 3 आ जाएगा। क्लियर? कोई भी संतुलित अभिक्रिया दे रखी हो और उस संतुलित अभिक्रिया में क्रियाकारक अणुओं की जो संख्या होगी वो उस संतुलित अभिक्रिया की आणविकता या अनुसंख्यता कहलाएगी। अब पेपर में जो क्वेश्चन आता है उसकी चर्चा करते हैं अपन। कोटि और आणविकता में अंतर, ध्यान इधर दो। एक तरफ मैंने लिखा आपके सामने अभिक्रिया की कोटि और एक तरफ लिख रहा हूं अभिक्रिया की अनुसंख्यता या आणविकता, और दोनों में अंतर देखते हैं कि क्या अंतर हो सकते हैं। पेपर में क्वेश्चन आए तो कम से कम 3-4 अंतर आपको लिखने हैं। देख लेना इधर। पहला अंतर तो आप परिभाषा से बना सकते हैं। सही है, जिससे सामने वाले को, जब आप परिभाषा लिखोगे तो सामने वाले को एक अंतर दिखेगा उसमें। एक तो परिभाषा से ही अंतर बन जाएगा। पहले आप लिख सकते हैं पहले अंतर में तो अभिक्रिया की कोटि क्या होती है। ध्यान है क्या? किसी रासायनिक अभिक्रिया के दर नियम में क्रिया कारकों की सांद्रताओं की घातों का योग क्या कहलाता है? अभिक्रिया की कोटि। एक तो परिभाषा से ही अंतर हो जाएगा, इसकी परिभाषा लिख देना और इसकी परिभाषा लिख देना, एक अंतर तो परिभाषा में हो जाएगा। और आणविकता क्या होती है? किसी संतुलित अभिक्रिया अर्थात रस समीकरण में उपस्थित क्रियाकारक अणुओं की संख्या। तो दोनों में अंतर है, देख लो, दोनों की परिभाषा में ही अंतर है। तो एक अंतर तो यही बन गया। दूसरा अंतर आप बना सकते हो, कोटि जो होती है, कोटि प्रायोगिक मान है। बोल गलत कह रहा हूँ क्या? क्योंकि कोटि आती है दर नियम से और दर नियम ज्ञात होता है प्रयोग से। तो कोटि बिना प्रयोग के नहीं निकलेगी। जैसे आपको कोई अभिक्रिया दे रखी है, पहले आपको उसका प्रयोग करना होगा। प्रयोग करके आपको पहले क्या लिखना होगा? उसका दर नियम, और फिर दर नियम में क्रियाकारकों की सांद्रताओं की घातों का योग करके कोटि निकालोगे। तो कोटि तो प्रयोग से ही निकल करके आएगी। तो कोटि को हम कैसा मान कह सकते हैं? प्रायोगिक मान, जो प्रयोगों से प्राप्त हो वो मान। प्रयोगों से दर नियम आएगा, दर नियम से कोटि बनेगी। अच्छा, और जो होती है आणविकता, ये कोई प्रायोगिक मान नहीं है, ये कैसा मान है? सैद्धांतिक। इसके लिए कोई प्रयोग करने की आपको ज़रूरत नहीं होती, आपको केवल संतुलित अभिक्रिया देखनी होती है। सैद्धांतिक मतलब थ्योरेटिकल, ये प्रैक्टिकल। प्रायोगिक मतलब ये प्रैक्टिकली निकलती है और ये थ्योरेटिकल निकलती है। इसको हम थ्योरेटिकल पढ़ते हैं। इसमें कोई प्रयोग करने की जरूरत नहीं होती। आपके सामने केवल क्या लिखी होनी चाहिए? संतुलित अभिक्रिया। संतुलित अभिक्रिया नहीं भी लिख रही तो आप बैलेंस कर सकते हो उसको, प्रयोग करने की क्या जरूरत है। जैसे मैंने आपके सामने ये अभिक्रिया लिख दी, N2 + H2 से बन रहा है NH3। अब मैंने कहा इसकी कोटि बता, तो अब प्रयोग करने की जरूरत है कि अभिक्रिया को संतुलित करने की जरूरत है? संतुलित। सही है क्या? इस अभिक्रिया को संतुलित कर लो। N2 + 3H2 से 2NH3 संतुलित करना आप जानते ही हो। इधर और इधर बराबर आने चाहिए परमाणु। संतुलित कर लो, प्रयोग थोड़ी कर रहे हैं, अभिक्रिया को संतुलित कर रहे हैं। अब आपको तुरंत इस अभिक्रिया की क्या बता सकते हो? कोटि कितनी आएगी?
2, 3 और 1 4, ओ सॉरी, आणविकता कितनी आ जाएगी? 4। मेरा कहने का मतलब है कि आणविकता निकालने में कोई प्रयोग की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको असंतुलित अभिक्रिया दे रखी हो तो उसको संतुलित कर लो, संतुलित करने के बाद उसमें उपस्थित क्रियाकारक अणुओं की संख्या आणविकता कहलाएगी। यहाँ कोई प्रयोग की जरूरत नहीं है। तो आणविकता को अपन कैसा मान सकते हैं? सैद्धांतिक मान, थ्योरेटिकल मान। और ये कैसा मान है? प्रैक्टिकल मान। कौन? कोटि। अब अगला सुनो अंतर, बड़े ध्यान से एक एक बात को सुनते चलें, समझते चलें। तीसरे अंतर की बात करें, कोटि का मान मैं लास्ट क्लास में आपको समझा रहा सकता। कोटि का मान दशमलव संख्या सही है या शून्य हो सकता है, दशमलव में भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। आपको बताया था मैंने शून्य कोटि की अभिक्रिया। अभिक्रिया का मतलब कोटि का मान तो 0 भी हो सकता है, दशमलव में भी हो सकता है। दशमलव का मतलब समझ गए, जैसे आ रहा हो 1/2। कोटि का मान 1/2 आ रहा है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है 0.5। सही है क्या? तो कोटि जो है वो दशमलव या शून्य भी हो सकती है। पर आप सोचो, कभी आणविकता का मान 0 आ सकता है क्या? कोई भी अभिक्रिया लिखेंगे अपन संतुलित, तो आणविकता का मान कभी भी 0 नहीं आ सकता। इसका मान 0 और दशमलव संख्या नहीं होता। दशमलव संख्या क्यों नहीं होता? लड़का कहता है कि साहब मैं तो अभिक्रिया को ऐसे बैलेंस करूँगा। मैंने कैसे अभिक्रिया लिख रही है H2 + O2। ढंग से सुन ले दे यार, बात मत कर बस। इससे बन रहा है, मान लो H2O2, मानने में क्या जा रहा है? मान लो ये अभिक्रिया है। अब लड़का कह रहा है कि साहब मैं या तो बैलेंस करूँगा, हालांकि बैलेंस लिखी हुई है, फिर भी लड़का कह रहा है मैं तो ऐसे बैलेंस करूँगा 0.5 और या तो बन रहा ही 0.5। अब नू कह रहा हो लड़का कि ये देखो संतुलित है या नहीं है। मैंने किया है भाई संतुलित। अब बताओ साहब, समझ रहे हो? जैसे यहाँ पे लिख दे, मान ले 0.3 और इधर 0.3, तो उसके हिसाब से अब अनुसंख्यता का मान कितना आता? 0.6। अभिक्रिया को कभी भी बैलेंस करो तो वो हमेशा पूर्ण अंकों से बैलेंस की जाती है। तरीका सुन लेना, ऐसे आप पूर्ण अंकों से नहीं। यह पूर्ण अंक है 0.5, पूर्ण अंक होता है 1, 2, 3, 4, 5, जिन्हें पूर्णांक कहते हैं। हमेशा किसी अभिक्रिया को बैलेंस करते हैं तो किससे करते हैं? पूर्ण अंकों से। तो जब अभिक्रिया को पूर्ण अंकों से आप बैलेंस करोगे तो अनुसंख्यता का मान कभी भी दशमलव संख्या नहीं हो सकता। ये तरीका गलत है अभिक्रिया को बैलेंस करने का। 0.3 ऐसे नहीं होती। हमेशा अभिक्रिया को जब बैलेंस करते हैं तो पूर्णांक काम में लेते हैं, 1, 2, 3 ऐसे। जब पूर्णांक आप हमेशा काम में लोगे तो अनुसंख्यता का मान दशमलव संख्या नहीं हो सकता। अनुसंख्यता 0 नहीं हो सकती, दशमलव संख्या नहीं हो सकती। कोटि का मान 0 भी आ सकता है, दशमलव संख्या में भी आ सकता है। सही है? अच्छा, ये तो नेगेटिव में भी आ सकता है। मान लो कोई क्रिया कारक मिलाया और अभिक्रिया का वेग घट गया तो नेगेटिव में भी आ सकता है। चलो भाई अगली बात सुनो, नंबर 4। कोटि जो होती है वो बाह्य कारकों से प्रभावित होती है। कोटि बाह्य कारकों से प्रभावित होती है। बाह्य कारक का मतलब है जैसे ताप, दाब वगैरह से। सही है? देखो मैंने लिखा जैसे R बराबर के, ये कोई अभिक्रिया का दर नियम है। अभिक्रिया ये है, मान लो A + B, A + 2B से बन रहा है C, ये कोई अभिक्रिया है। और ये इसका मैंने दर नियम लिखा, A की शांतक घात 1 और मान लो B की शांतक घात 2, और ये दर नियम प्रयोग से निकाला मैंने। सही है? अच्छा, आपको पता है, आपने पढ़ा होगा, ताप अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करता है। करे ना? जब कोई अभिक्रिया ना हो रही हो तो वह गर्म कर दें, गर्म करने पर अभिक्रिया होने लग जाए, इसका मतलब ये है कि ताप से अभिक्रिया का वेग प्रभावित होता है। अब मान लो ये अभिक्रिया एक बर्तन में चल रही है, अब मैं दोबारा करा रहा हूँ अभिक्रिया को इसी को ही दूसरे बर्तन में, पर अब के मैंने क्या इंक्रीज कर दिया है? ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग बढ़ेगा। अब वेग कैसे बढ़ेगा? कौन सी मैंने क्रिया कारकों की सांद्रता चेंज करी है? मैंने पहले ली क्रिया कारकों की सांद्रता 2 और 2, और बाद में भी क्रिया कारकों की सांद्रता 2 और 2 ही ली, पर क्या अंतर किस में किया? ताप में। जब मैंने ताप में अंतर किया तो क्रिया कारकों की सांद्रता तो कांस्टेंट बनी हुई है, पर अभिक्रिया का वेग क्यों बढ़ गया? क्योंकि ये चेंज हो जाएगी, और जब ये चेंज होगी तो R चेंज होगा। ये तो कांस्टेंट है। सही है?
क्रिया कारकों की सांद्रता पहले जितनी रखी थी जब ताप कम था उतनी सांद्रता क्रिया कारकों की अब भी रखी है, फिर भी आप देखोगे कि अभिक्रिया का वेग क्या होगा, चेंज। क्यों चेंज हो रहा है? क्योंकि ये बदलेगी घात, और जब ये घात बदलेगी तभी तो वेग बदलेगा। सांद्रता तो कांस्टेंट रखी है मैंने। मेरा कहने का तात्पर्य समझो कि बाह्य कारक जो होते हैं ताप दाब वगैरह से, इनकी घात बदलेंगी, और घात बदलेंगी तो सीधी सी बात है कोटि बदलेगी। तो बाह्य कारक जो होते हैं ताप दाब आदि भी आपको पता है अभिक्रिया का वेग चेंज कर देते हैं। तो वो किसको चेंज करते हैं? इन घातों को। और घात बदलेंगी तो क्या चेंज होगा? कोटि चेंज होगी। तो कोटि जो है वो बाह्य कारकों जैसे ताप दाब आदि से प्रभावित होती है। पर ये तो संतुलित अभिक्रिया है, या तो गर्म करके नहीं संतुलित कर ले चाहे ठंडो करके संतुलित कर ले, तो होएगी जैसी होएगी संतुलित। ये किसी बाह्य कारक से प्रभावित नहीं होती। तो ये तो बाह्य कारक, ये बाह्य कारकों से क्या होती है? प्रभावित। अभिक्रिया के कोटि बाह्य कारकों से प्रभावित होती है, पर अनुसंख्यता जो है, आणविकता जो है, ये बाह्य कारकों से प्रभावित नहीं होती। समझ गो मेरी बात है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो ये चार बहुत इजी सरल मैंने अंतर बताए, आपको इजीली समझ में आ गया। एक तो परिभाषा लिख देना, एक कोटि प्रायोगिक मान है और आणविकता कैसा मान है? सैद्धांतिक मान है। कोटि का मान दशमलव या शून्य भी हो सकता है, दशमलव संख्या या शून्य भी हो सकता है। अनुसंख्यता का मान कभी भी शून्य या दशमलव संख्या नहीं होता। कोटि बाह्य कारकों ताप दाब आदि से प्रभावित होती है, जबकि अनुसंख्यता कोई बाह्य कारक ताप दाब आदि से प्रभावित नहीं होती। इसी तरह से एक हेडिंग डालो, अभिक्रिया की कोटि व अनुसंख्यता में अंतर। अभिक्रिया की कोटि व आणविकता में अंतर। अभिक्रिया की कोटि व आणविकता में अंतर। कोटि व आणविकता में अंतर। तो आपको पता है क्या करना है, एक तरफ अभिक्रिया की कोटि लिखो और दूसरी तरफ आणविकता, बीच में लाइन खींच दो। बीच में लाइन खींचो, खींच दिया, और नंबर 1 डालो अभिक्रिया की कोटि में। लिखो किसी रासायनिक अभिक्रिया के दर नियम में, परिभाषा लिखा रहा हूं भाई, है ना। किसी रासायनिक अभिक्रिया के दर नियम में, किसी रासायनिक अभिक्रिया के दर नियम में क्रिया कारकों की सांद्रताओं, क्रिया कारकों की सांद्रताओं की घातों का योग, की घातों का योग अभिक्रिया की कोटि कहलाता है। अभिक्रिया की कोटि कहलाता है। अब इधर आ जाओ, आणविकता में नंबर 1 डालो। लिखो किसी संतुलित अभिक्रिया अर्थात रस समीकरण, किसी संतुलित अभिक्रिया अर्थात रस समीकरण में, रस समीकरण में उपस्थित क्रियाकारक अणुओं की संख्या, क्रियाकारक अणुओं की संख्या, क्रियाकारक अणुओं की संख्या अभिक्रिया की आणविकता कहलाती है। आणविकता कहलाती है। नंबर 2 खुद लिख लोगे का? सुन ले, मैं तो मेरे जावे टाइम होगा। कोटि कैसा मान है? प्रायोगिक। और ये कैसा मान है? लिख लेना, कोटि प्रायोगिक मान है। सुन ले पहले, पीछे लिख लीजिए। आणविकता कैसा मान है? सैद्धांतिक मान है। इसलिए आणविकता सैद्धांतिक मान है। कोटि का मान दशमलव संख्या या शून्य हो सकता है, सही है। और इधर क्या लिखोगे? आणविकता का मान दशमलव संख्या या शून्य नहीं होता है,
या नहीं हो सकता है। सही है। अब इधर नंबर 4 में क्या लिखोगे, कोटि बाह्य कारकों जैसे ताप, दाब आदि से प्रभावित होती है। उधर क्या लिखोगे, कोटि बाह्य कारकों से प्रभावित, वो अनुसंकता बाह्य कारकों से प्रभावित नहीं। लिखोगे खुद? अरे लिख लेंगे का, तो लिख ले फटाफट। ठीक है, वीडियो में पोस्ट करके जा रहा हूँ।